अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले हम चले न्यूज़ की तरफ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात करेंगे ज़रा सोशल मीडिया की। जी हाँ, सोशल मीडिया पर आज का 2 दिन से एक वीडियो बड़ी वायरल है, जिसमें एक जर्नलिस्ट जो है वो सैयद सलाहुद्दीन, जी हाँ, जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, जी हाँ, इससे बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि जी आप तो जिहाद करते हैं, आप लोगों को कहते हैं कि जिहाद यानी कि टेररिज्म का दूसरा नाम हमने जिहाद रखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जी अपने बच्चों को आप जिहाद के लिए नहीं भेज रहे हैं, उनको तो कहीं कोई अमेरिका में पढ़ रहा है, कोई यूके में पढ़ रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई कुछ स्टडीज कर रहा है, तो आप जो है वो अपने बच्चों को तो लेकर नहीं आते, लेकिन दूसरों के बच्चों को कहते हैं कि जी जिहाद में भेज दो, कश्मीर भेज दो, फलस्तीन भेज दो या अफगानिस्तान, जो भी। उसके ऊपर ये आदमी एकदम खामोश है। इसने कोई जवाब नहीं दिया। हो सकता है उसने आगे जवाब कुछ दिया हो टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन जैसा भी जवाब दिया हो, बहरहाल वहां पे काफी लंबे टाइम के लिए ये आदमी चुप हो गया। ये तो हाल है इन लोगों का। और हमारे लोग जो हैं वो इतने बेवकूफ हैं या इतने मासूम हैं कि उनको कुछ समझ में नहीं आता। वो ये बात नहीं समझ पाते कि ये लोग उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लोग उनके मासूम बच्चों को इस्तेमाल करते हैं, ये उनके जहन को ब्रेन वॉश करके इस जगह पे पहुंचा देते हैं जहां पर वो सही और गलत का फैसला नहीं कर पाते। ये लोग उनके जो यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो ज्यादातर गरीब तबके से तो हैं ही, लेकिन जो लोग ठीक ठाक किस्म के लोग हैं, उनको भी ये ब्रेन वॉश करके और उनको उस काबिल ही नहीं छोड़ते कि ये सोच सकें कि जी हम क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस पे पाकिस्तान ने अभी तक बैन नहीं लगाया है। हाँ, लेकिन अगर लगाया है तो इमरान खान की पीटीआई पे लगाने की बात हो रही है। लेकिन अच्छी बात यह है या पॉजिटिव बात यह है कि इमरान खान के लिए कई दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उन्होंने स्टैंड लिया है। कई लोग ऐसे भी हैं जो इमरान खान को पसंद नहीं करते हैं, इमरान खान के अगेंस्ट हैं, लेकिन इस वक्त वो इमरान खान के साथ हैं। और होना भी यही चाहिए कि जिस वक्त कुछ गलत हो रहा हो, तो चाहे वो आपके दोस्त हों या ना हो, या आपका उनके साथ किसी भी तरह का इख्तिलाफ हो या किसी भी तरह की बातें आपको उनकी पसंद ना आती हो, लेकिन अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो आपको उसके साथ खड़े होना चाहिए, उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए। और ये मैं सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं कह रही, ये मैं सभी लोगों के लिए कह रही हूँ कि जो भी आपके दोस्त हों या ना हो, लेकिन अगर वो कभी मुसीबत में हो और उन्हें आपकी जरूरत हो, तो आपको यकीनन उनके साथ खड़े होना चाहिए। और यही चीज कई लोगों ने साबित की है, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी हैं और दूसरे कई पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, उनका ये कहना है कि इमरान खान के साथ गलत हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इमरान खान की पार्टी के ऊपर बैन नहीं लगना चाहिए। बैन अगर लगना चाहिए तो वो सैयद सलाहुद्दीन और हाफिज सईद, मसूद अजहर और इसी तरह के जो बेशुमार टेररिस्ट ग्रुप्स हमने पाल के रखे, जिन्हें मैंने पहले भी लास्ट वीडियो में भी कहा था कि 10-15 साल पहले तक, बल्कि 15 12 15 साल पहले तक हमें लगता था कि जी ये जिहादी हैं, ये तो जी फ्रीडम फाइटर हैं। लेकिन जब यही लोग हमारे सर के ऊपर ढोल बजाने लग गए, हमारे ही लोगों को मारने लगे, तो हमें अचानक से समझ आई कि नहीं नहीं, ये तो टेररिज्म कर रहे हैं और ये कोई अच्छे लोग नहीं है। लेकिन ये सब कुछ जानने के बावजूद इन लोगों के ऊपर किसी तरह का कोई ऑपरेशन लॉन्च नहीं किया जाता, इन लोगों को पकड़ा नहीं जाता, इन लोगों को मारा नहीं जाता, सजा नहीं दी जाती। हाँ, कुछ अफगानिस्तान की साइड पे ज़रूर कह देते हैं कि जी यहाँ पर जो है वो हम ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं और वो टीटीपी के लिए। लेकिन पंजाब का क्या? क्योंकि ये सैयद सलाउद्दीन हो, हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो और इसी तरह के कई दूसरे नाम जो है, एक लंबी लिस्ट जो हमारे इंडियन मीडिया भी बताता रहता है, और अगर आप गूगल करेंगे तो आपको भी मिल जाएगा। और हमारे मीडिया भी बात करती है, मतलब सोशल मीडिया की बात कर रही हूँ, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया की तो हिम्मत ही नहीं कि इनमें से किसी पे बात करे। तो जी वो लिस्ट यहाँ पर है और ये सारे लोग रहते हैं पंजाब में। जी हाँ, ये लोग केपीके में नहीं रहते, ये पंजाब साइड पर है। तो आखिर पंजाब में ऑपरेशन करने से एजेंसीज और आर्मी इतना क्यों घबरा रही है? किस लिए पंजाब के ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं किया जा रहा या स्टार्ट नहीं किया जा रहा? असल में तो सारे अनमोल रतन आपने पंजाब में छुपा के रखे हैं। तो भाई पंजाब से ऑपरेशन शुरू करें। केपीके में तो आप पहले भी कई बार ऑपरेशंस कर चुके हैं, टीटीपी के नाम पे वहां पे बहुत हंगामा हो चुका है, कई लोगों के घर उजड़ चुके हैं, कारोबार बंद हो चुके हैं। इसीलिए इस बार
स्वात के लोग तैयार नहीं है इस ऑपरेशन के लिए। लेकिन आप अगर यही ऑपरेशन पंजाब से शुरू करें, जो वो बार बार कह रहे हैं कि जी पंजाब से शुरू करें, तो फिर कर दीजिए ना। एक बार उनको बता दीजिए कि पूरी कंट्री हमारे लिए एक ही जैसी है। अगर हम एक जगह पे ऑपरेशन करेंगे तो हम दूसरे सूबे में भी ऑपरेशन करेंगे। ऐसी क्या घबराहट है कि आप पंजाब से शुरू नहीं कर रहे? पंजाब से बिस्मिल्लाह कीजिए, ताकि लोगों को पता लगे, और वहां से 2-4 लोगों को पकड़िए भीजिए, और हाउस अरेस्ट मत कीजिए, बाकायदा सजा दीजिए, जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो को दी थी, जैसे इमरान खान को दी है, या जैसे नवाज शरीफ जेल में गए, ऐसे ही ये सैयद सलाहुद्दीन और ये लश्कर जंगवी वाले और ये हाफिज सईद सबको जेल में होना चाहिए। साथ साथ ये भी बता दीजिए कि एहसानुल्लाह एहसान का है। जी हाँ, एहसानुल्लाह एहसान वही आदमी जिसने अपने मुंह से कबूला था कि पेशावर पब्लिक स्कूल में उसी ने, जो है आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में, उसी ने अटैक किया था और उसी ने मासूम बच्चों की जानें ली थी। वो हमारी एजेंसी के पास था, हमारी एजेंसी के पास बैठ के वो खाता पीता रहा और उसके बाद अचानक गायब हो गया। अभी तक हमारी तरफ से किसी ने ये नहीं कहा कि उसे भारत ले गया या राह की साजिश है, ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा। जाहिर है राह की साजिश नहीं है, हमने ही उसको निकाल के किसी दूसरी कंट्री में उसकी फैमिली समेत पहुंचा दिया है। अब कोई नाम तक नहीं ले रहा एहसानुल्लाह एहसान का कि आखिर वो है कहाँ, यानी उसका कोई जिक्र फिक्र नहीं हो रहा। बार बार इमरान खान के लिए जरूर बताया जा रहा है कि इमरान खान ने मुल्क की ईंट से ईंट बजा दी। बिल्कुल बजाई होगी। जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, तो इमरान खान को जाहिर है कि कोई भी पसंद नहीं करता था, मेरे समेत मुझे भी ऐसा ही लगता है कि इमरान खान जो थे वो एज अ प्राइम मिनिस्टर कुछ खास कारकर्दगी नहीं दिखा सके। लेकिन इमरान खान को अरेस्ट कर लिया, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, आप लोगों को यही करना चाहिए था। लेकिन एहसानुल्लाह एहसान का है, अगर ये बता देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, इसलिए कि जेल में तो सभी गए हैं, चाहे जुल्फिकार अली भुट्टो हो, बेनजीर भुट्टो हो, आसिफ अली जरदारी हो, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इमरान खान, कोई ऐसा नहीं है जिसने जेल यात्रा पे जिसको आपने ना भेजा हो। लेकिन इनमें से किसी को भी आपने गायब नहीं किया, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको हम ढूंढते फिर रहे हो कि गया तो कहाँ गया। कोई ना कोई हमें सऊदी अरब से, कोई दुबई से और कोई लंदन से मिल ही जाता है। लेकिन एहसान उल्ला एहसान कहाँ है, इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है। और अगर ऐसा सवाल कोई करे कि जी किधर गया वो टेररिस्ट एहसान उल्ला एहसान जिसने इतने बच्चों की जानें ली थी, तो आप कह देते हैं ये तो जी एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट दिया करते हैं। तो जी एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट नहीं होती है, ये पाकिस्तान को ठीक करने की स्टेटमेंट होती है। और अगर आप लोग अपनी गलती मान कर अपने आप को सुधारेंगे तभी कुछ होगा। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो किस तरह के प्राइम मिनिस्टर साबित हो रहे हैं ये तो सभी को पता है। ये वही शहबाज शरीफ साहब हैं जो डिग्गी में बैठकर, सभी को पता है कि गाड़ी की डिग्गी में बैठकर आर्मी चीफ से मिलने जाया करते थे। पता नहीं सीट पे क्यों नहीं बैठते थे, मुझे समझ नहीं आ रही। आर्मी चीफ से मिलने जाने के लिए आपको इतना डरने की क्या जरूरत है? पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मिलने जा रहे थे ना, या भारत के आर्मी चीफ से, या किसी और कंट्री के आर्मी चीफ से मिलने जा रहे थे? जो इतनी घबराहट और इतनी बेचैनी और इतना डर खौफ रहा शहबाज शरीफ साहब को, और गए भी ऐसे गए कि सबको पता लग गया, यानी कि ये कौन सा, ये तो ओपन सीक्रेट है कि सभी को पता है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो गाड़ी की डिग्गी में बैठ के आर्मी चीफ से, उस वक्त के आर्मी चीफ से मिलने जाया करते थे, यानी जो मेरे ख्याल है बाजवा साहब थे, उनसे मिलने के लिए जो है वो डिग्गी में बैठ के, वैसे इतनी गर्मी होती होगी, खैर कोई बात नहीं। अब क्या करें, शहबाज शरीफ साहब के भी अजीब अजीब से शौक है। खैर हम बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब की। डोनाल्ड ट्रंप साहब के कान पे आपको बैंडेज नजर आ रही है, और ये बैंडेज जो है उनको यकीनन इस जगह से पहुंचा कर रहेगी, यानी कि सदारत की सीट तक। और लग यही रहा है कि एक बार फिर प्रेसिडेंट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वही आएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जिस तरह की तकरीरें की हैं, स्पीचेस की हैं, उसमें उन्होंने जो कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं कि जो घुस बैठी है, यानी कि बॉर्डर तो सारे खोल दिए हैं ना जो बाइडेन साहब ने, और तारन साहब भी अक्सर कहते हैं कि वहां से बहुत लोग आ गए, उन सभी लोगों को निकाल देंगे। उन सभी लोगों को पकड़ पकड़ के बाहर निकाला जाएगा जो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में गए हैं। तो वो सब लोग भी यकीनन बहुत परेशान होंगे, और यकीनन ये पॉलिसीज जो ट्रंप लेकर आएंगे वो बहुत से लोगों को पसंद नहीं आएगी। ट्रंप के वैसे बहुत अच्छे टर्म्स रहे हैं भारत के साथ, पाकिस्तान के साथ भी उनकी थोड़ी बहुत बातचीत तो रही है, लेकिन पाकिस्तान के साथ उतने अच्छे टर्म्स नहीं रहे जितने के भारत के साथ रहे। और जाहिर सी बात है भारत उनसे पैसा नहीं मांगता। भारत उनसे ये नहीं कहता कि हमें आईएमएफ से लोन दिलवा दो, या हमें वर्ल्ड बैंक से पैसा दिलवा दो, या हमें ये दे दो, वो दे दो, फ्री में दे दो, उधार में दे दो, किस्तों पे दे दो। इस तरह की कोई चीज पाकिस्तान की तरह
भारत नहीं किया करता। और पाकिस्तान को ये बात समझनी होगी कि अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में आपकी इज्जत हो, अगर आप चाहते हैं कोई आपकी रिस्पेक्ट करे, आपको अच्छे तरीके से बुलाए, पूछे, तो उसके लिए आपको काम करना होगा, उसके लिए आपको अपनी इकोनॉमी को ठीक करना होगा, आपको जगह जगह ये पैसे मांगते हुए नहीं घूमना होगा, जो कि एक तरह की आदत सी पड़ चुकी है पाकिस्तान की, ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि पाकिस्तानियों की कहना चाहिए। हर जगह अपने रोने लेकर पहुंच जाते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से कुछ पैसा जो है वो लोगों से घसीट लिया जाए। और ये बात कोई नई नहीं है, ये बरसों से ऐसा होता आ रहा है। और जाहिर है जिस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और आर्मी चीफ तक चाइना, अमेरिका और सऊदी अरब के विजिट इसीलिए करते हो कि वहां से कुछ पैसा मांग के लाया जाए, तो वहां आम पब्लिक की क्या हालत होगी। खैर, ये एक अलग डिबेट है, ये एक अलग टॉपिक है और इस पे हम यकीनन बात करेंगे, लेकिन इस वक्त नहीं। बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे और हम आपको ये भी बता दें कि जी फ्यूल प्राइस एक बार फिर बढ़ चुकी है। तकरीबन 10 रुपए जो है फ्यूल प्राइस दोबारा पाकिस्तान ने बढ़ा दिए, यानी गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए, और उसके ऊपर मुबारकबाद किसको देनी है ये नहीं बताया। पब्लिक बहुत परेशान है, पब्लिक बहुत ज्यादा नाराज है, और लेकिन उसकी नाराजगी या उसकी परेशानी से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान में लोग प्रोटेस्ट के लिए बाहर नहीं आते, पाकिस्तान में इतनी महंगाई हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, पाकिस्तान की पब्लिक बाहर नहीं आती। ऐसा नहीं है, पाकिस्तान की पब्लिक थोड़ी बहुत बाहर आती है, बहुत ज्यादा बाहर नहीं आती, ये बात भी मैं मानती हूँ। इसलिए कि उनको पता है कि उनके बाहर आने से कुछ होने वाला है नहीं। यानी कि अगर 4 में से 2 लोग बाहर आ गए, 2 फिर भी अंदर ही बैठे रहेंगे। जब तक ये 4 के 4 लोग बाहर नहीं आते, जब तक के सब लोग बाहर निकल के प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, जब तक कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि महँगाई से सभी का हाल खराब है। अब आप जानते ही हैं, अगर फ्यूल प्राइस बढ़ी है, पेट्रोल प्राइस बढ़ी है, तो हर चीज़ की प्राइस ही बढ़ चुकी होगी। हर चीज़ की प्राइस देते हुए पाकिस्तान को 200 बार सोचना पड़ेगा, यानी पाकिस्तानियों को 200 बार सोचना पड़ेगा कि अब क्या करें। यकीनन ये आईएमएफ की कंडीशंस हैं। कहा यही जा रहा है कि आईएमएफ से जो कर्जा लिया गया है, उसके बाद या जो लोन लिया गया है, जो बताया जा रहा है कि एक बार फिर जो है $7 बिलियन की बात हुई है, तो उसकी वजह से कई सख्त किस्म की कंडीशंस जो है वो पाकिस्तान जो है उसको लगानी पड़ेंगी। और यकीनन ये चीज जो है ये आम आदमी से ही ली जाएगी। कोई बड़े लोग या जो अमीर लोग हैं या जिनके पास बहुत पैसा है, ये जो दुबई लीक्स और विक्की लीक्स और ये लीक्स वो लीक्स में जिनके नाम आते हैं, उन लोगों से नहीं, बल्कि आम लोगों से, जो मेरे और दूसरे लोग जो आम सी जिंदगी गुजारते हैं, जो 9 to 5 जॉब कर रहे हैं या फ्रीलांस काम कर रहे हैं या आम जो जॉब्स करते हैं, उनके ऊपर ही ये सारा का सारा पहाड़ जो है महंगाई का वो तोड़ा जाएगा। हर चीज, मेडिसिन भी महंगी होगी, आपके लिए खाना पीना भी महंगा होगा, यहाँ तक के मरना भी महंगा होगा। इसलिए कि अब गवर्नमेंट ने ये कहा है कि कब्रिस्तान और कब्रों के ऊपर भी टैक्स लगेगा। जी हाँ, अगर आपके फैमिली में किसी की डेथ हुई है और आप कब्रिस्तान जाते हैं, तो जाहिर है कि वहां पे जो कब्र आपने ली है उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। यानी अब मरना भी जो है वो फ्री में नहीं होगा पाकिस्तान में। साथ साथ शहबाज शरीफ साहब का कहना ये है कि जी ये आखिरी बार हम आईएमएफ के प्रोग्राम में गए हैं। खैर, ये बात तो उनके भाई साहब भी कहा करते थे, यानी कि नवाज शरीफ साहब ने भी ये दावे कई बार किए कि जी हमने कशकोल तोड़ दिया है और अब हम किसी से पैसा नहीं मांगेंगे। लेकिन उसके बाद वो फिर कशकोल लेकर और पैसा मांगने पहुंच जाया करते थे, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो चाइना हो या फिर आईएमएफ हो। खैर, वर्ल्ड बैंक से भी हम लेते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में से भी अगर कोई कुछ दे दे तो हम उनको थैंक यू करके फौरन ही वो चीजें पकड़ लेते हैं, लेकिन अपने आप को सही करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान के पास एटम बम है, ये बता बता के हमारे जितने लीडर्स हैं सबके गले बैठ गए हैं। लेकिन ये समझने को तैयार नहीं है कि जी अगर भूख लगती है तो आपको रोटी चाहिए होती है, आपने एटम बम नहीं खाना होता। लेकिन जी अगर एटम बम ना होता तो भारत तो हमें कब का खा गया होता है। ये वो कहानी है जो हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि जी एटम बम की वजह से ही हम बचे हुए हैं, अगर एटम बम ना होता तो भारत हमारे ऊपर कई बार अटैक कर चुका होता। एक मेहमान भी हमारे पास यही कह रहे थे और मैंने उनसे पूछा कि अगर जब पाकिस्तान के पास एटम बम नहीं था, उस वक्त कितने बार भारत ने अटैक किया। लेकिन कोई खास मुझे उनसे रिप्लाई नहीं मिल पाया। लेकिन ये जरूर है कि हमने एक हवा बना के रखा है। इतनी हिफाजत हमारी एटम बम नहीं करता जितनी हमको करनी पड़ती है। कभी लगता है अमेरिका ना ले जाए, कभी लगता है चाइना ना ले जाए, कभी लगता है कोई और कंट्री ना ले जाए, और इस कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं बेच ना दिया जाए, ये बातें भी जो है चला करती हैं। पाकिस्तान के ऊपर कई बार शक किया गया है
कि ऐसा ना हो कि वो अपने न्यूक्लियर एसिड्स को बेच दे या उसकी टेक्नोलॉजी किसी को दे दे। हालांकि ये और बात है कि ये भी सभी जानते हैं कि हमने एटम बम कैसे बनाया था, और डॉक्टर कदीर खान की हिस्ट्री जो है वो हम सभी ने पढ़ी है। लेकिन बहरहाल वो एक हिस्ट्री है और हिस्ट्री का हिस्सा ही रहेगी। लेकिन ये ज़रूर है कि पाकिस्तान के लिए जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि जी हम घास खाएँगे लेकिन एटम बम बनाएँगे, तो जी हाँ, बिल्कुल आज हम घास खाने की नौबत पर ही आ चुके हैं और शायद घास खा भी रहे हैं। लेकिन साथ-साथ हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हम आने वाली जनरेशन को क्या देकर जा रहे हैं। हमारे लोग जो हैं वो इतने फ्रॉडिये हो गए हैं, इस कदर फ्रॉड करने लगे हैं, हर चीज़ में फ्रॉड लेकर आने लगे हैं कि ज़ाहिर है उनका घर नहीं चलता, उनके पास खाने को नहीं है, उनके पास यूटिलिटी बिल देने के पैसे जो है वो कम पड़ जाते हैं, कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये सोचते हैं कि किस तरीके से किसको मामू बना के पैसा घसीट लिया जाए, और उसके बाद साफ-साफ इनकार कर दिया जाए कि जी हम तो वापस नहीं कर रहे, कर लो जो करना है। अब इस किस्म की सिचुएशन ज़ाहिर है ऐसे ही वक़्त होती है लोगों में, वैसे तो ख़ैर कुछ लोगों को आदत भी होती है, लेकिन कुछ लोगों में इसलिए भी होती है कि वो अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे होते। लेकिन ज़ाहिर है इसकी बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर जाती है, जो महँगाई कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई देती है। इससे पहले जितनी भी गवर्नमेंट्स आई, जब भी क कहा ये जाता है कि एक बार जो रेट बढ़ जाता है वो वापस नहीं जाता। हसन निसार साहब हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनका भी यही कहना है कि जी बढ़ा हुआ रेट जो है वो वापस नहीं आता। अब ये कहना, एक बार नवाज़ शरीफ साहब की जब गवर्नमेंट थी, मेरा ख़्याल है 80s कह रही हूँ, 90s की बात है, 90s के एंड की बात है या 2000 में जब उनकी गवर्नमेंट आई थी, तो वो नवाज़ शरीफ साहब कहा करते थे कि जी मैं 1970 की कीमतें ले आऊँगा। जी हाँ, नवाज़ शरीफ का ये स्टेटमेंट भी बड़ा मशहूर हुआ, और वो कहते थे, मुझे याद है मेरे फादर ने कहा कि जी नवाज़ शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी मैं 1970 की प्राइस जो है वो वापस ले आऊँगा। हालाँकि 1970 तो क्या, वो उससे 1 साल पहले की भी कभी वापस नहीं ला पाए। और लास्ट ईयर हमने ये भी सुना था इलेक्शन से पहले कि अगर जब कभी फ्यूल प्राइस बढ़ जाती थी, यानी जो केयरटेकर गवर्नमेंट थी, उसके ज़माने में अगर कोई चीज़ महँगी हो जाती थी, तो नवाज़ शरीफ साहब लंदन में बैठे-बैठे बड़े नाराज़ हो जाते थे। वो कहते थे जी वो उठकर चले गए, उन्होंने कहा मीटिंग में से उठकर चले गए और उन्होंने कहा कि जी ऐसे कैसे प्राइस बढ़ा दी है। शहबाज शरीफ साहब पे बड़ा गुस्सा किया। तो नवाज़ शरीफ साहब अब आप कहाँ हैं? साथ-साथ आसिफ अली ज़रदारी भी खामोश हैं। हाँ, वो वाली नौटंकी चल रही है हमारे यहाँ कि जी हम सैलरी नहीं लेंगे। वो सैलरी नहीं लेंगे वाली नौटंकी हमारे पॉलिटिशियंस करते जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि हमारी पब्लिक का क्या होगा? इस महँगाई में लोग किस तरीके से जिएँगे और किस तरीके से अपना गुज़ारा करेंगे? लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है और साथ-साथ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने लोग जो पाकिस्तान चलाते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके घर में खाने-पीने की कमी नहीं है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका कितना भी लंबा-चौड़ा बिल आ जाए इलेक्ट्रिसिटी का, या किसी तरीके से भी उनको यूटिलिटी बिल्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आम आदमी की, और आम आदमी, उसको तो ज़ाहिर है कि यहाँ पे कोई घास कूड़ा भी नहीं समझा जाता। और यही वजह है कि पाकिस्तान का ये हाल है। जिस दिन पाकिस्तान की पब्लिक को कोई इम्पोर्टेंस दी गई, उस दिन सब कुछ सही हो जाएगा। एक बार फिर आईएमएफ के बताए हुए बजट को बना लिया गया है, कंडीशंस लगा दी गई हैं, चीज़ें महँगी से महँगी होती चली जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की पब्लिक जो है वो ये पाकिस्तान की पब्लिक ये देख रही है कि गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल सुकून से है, एकदम कह रही है कि जी सब कुछ ठीक चल रहा है, हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया। अच्छा, ये एक नई कहानी लेकर शहबाज शरीफ साहब आते हैं, अब देखते हैं शहबाज शरीफ साहब कितने दिन के मेहमान हैं, मतलब एज़ अ प्राइम मिनिस्टर कितने दिन के मेहमान हैं, क्योंकि उनके लिए भी बताया यही जा रहा है कि घेरा तंग होता जा रहा है और उनके लिए हुकूमत चलाना मुश्किल हो रहा है। यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।